Hello everyone, welcome to lecture 2 of our Sale of Goods Act by Golden Law. So in last lecture, that was our first lecture of this series, उसमें हमने introductory part किया था अपना, जिसमें हमने history इस act की and basics देखी थी और first section इसमें हमने अपना उस lecture में किया था. Now today we are going to start with our second lecture जिसमें हम अपनी definitions that is section 2 and section 3 जो है वो करेंगे, ठीक है. Now this is going to be very interesting lecture. Or definition, as you know, definition is the one of the important topics of any act because definitions जो होती हैं वो हमारी एक foundation होती हैं, basics होते हैं act के और plus prelims के point of view से भी definition से questions आते हैं. तो definition is going to be our one of the most important topics. So let's start with that definition without wasting any further time. Okay, so now we have our first definition which is buyer. तो first definition हमारी इस एक्ट की हमें दी गई है under section 2 clause 1. Now this 1, 2, 3 ठीक है ना, ये सारे क्या है, ये हमारे clauses हैं. These are not subsections, these are clauses. तो सेक्शन 2 जो है उसके क्लॉज 1 के अंदर हमें पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो बायर की दी गई है. नाउ व्हाट इज बायर? नाउ देखो, बायर और सेलर की डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है. जो बंदे को लॉ नहीं भी कर रहा है, इवन दैट पर्सन नोज दैट व्हाट इज बायर एंड व्हाट इज सेलर, ठीक है ना. तो आप किसी दुकान पे गए, आपने वहां से सपोज एक पेन खरीदा, ठीक है. तो नाउ यू आर बायर, ठीक है. जो सामान खरीद रहा है दैट पर्सन इज बायर और जो बेच रहा है वो सेलर, ठीक है. दैट मच इज क्लियर, राइट? नाउ अगर एक्ट में देखें तो एक्ट में देता है that buyer means a person who buys or agrees to buy goods. तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो बायर की डेफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं, दैट बायर मीन्स अ पर्सन जो या तो सामान खरीद रहा है या फिर अग्री कर रहा है टू बाय गुड्स, ठीक है. तो और तो बायर में बेसिकली दो पर्सन जो है वो होते हैं, दो तरह के पर्सन होते हैं. वन जो सामान खरीद रहा है और सेकेंड वन इज हु अग्रीज टू बाय, ठीक है. तो दोनों ही पर्सन जो है वो बायर के अंदर आएंगे, चाहे वो सामान खरीद रहा है चाहे ही दैट पर्सन इज अग्रीइंग टू बाय. तो सपोज तो ही एग्जांपल लेते हैं पेन वाली. आप एक दुकान पे गए, आपने वहां पे एक पेन देखा, आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, ठीक है. ना यू आर बाय, आपकी जो ओनरशिप है वो उसी मिनट आपको ट्रांसफर होगी. यू बाय दैट पेन और वो जो पेन की ओनरशिप है वो आपकी ट्रांसफर होगी. तो यहाँ पे बंदे ने उसी टाइम पे पेन खरीद लिया, दैट पर्सन इज बाय. नाउ सपोज वहां पर उस शॉप में आप गए, वहां पेन अवेलेबल नहीं था, सेलर ने कहा कि जी अगले हफ्ते पेन आ जाएंगे, ठीक है. तो यू कैन बाय दैट पेन नेक्स्ट वीक. नाउ यू अग्री टू बाय, ठीक है, जब नेक्स्ट वीक पेन आएंगे मैं खरीद लूंगा. नाउ इवन यू हैड नॉट बाय दैट प्रोडक्ट बट यू अग्री टू बाय दैट प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है. तो जो पर्सन सामान खरीद रहा है या फिर जो पर्सन अग्री कर रहा है कि ठीक है जब पेन आएगा नेक्स्ट वीक मैं खरीद लूंगा, दोनों ही केसेस में दैट पर्सन विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ बाय. चाहे आप उसी टाइम पे सामान खरीद रहे हो, चाहे आप अग्री कर रहे हो कि जब मतलब फ्यूचर में जब भी प्रोडक्ट्स आएंगे आप उसको खरीद लोगे, इवन इन दैट केस यू विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ बाय. तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज सेलर, ठीक है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 जब हमने बायर की डेफिनेशन किया, उसके बाद हम सीधी डेफिनेशन करेंगे 2 क्लॉज 13 जो सेलर की डेफिनेशन, ठीक है. तो नाउ 2 clause 13 seller. Seller की definition क्या है? Seller means a person who sells or agrees to sell goods. तो buyer की तरह seller की definition भी बिल्कुल सेम है. That seller कौन होता है? Seller means a person जो या तो सामान बेचता है या फिर अग्री करता है that he will sell the goods in future, ठीक है. तो दोनों ही पर्सन जो है वो सेलर की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं. तो जो पर्सन सामान बेच रहा था, सपोज जो पेन बेच रहा था, उसने उसी टाइम पे अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी टू बायर, इवन दैट पर्सन विल फॉल अंडर सेलर. और जिसने अग्री किया था कि जब नेक्स्ट वीक पेन आएंगे आई विल सेल दैट पेन टू यू, इवन दैट पर्सन विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेलर. तो दोनों ही पर्सन चाहे वो सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर अग्री कर रहे हैं दैट दे विल सेल और बाय देयर गुड्स इन फ्यूचर, दोनों ही केसेस में दोनों पर्सन है that will fall into the definition of buyer or seller. That much is clear. Now next definition we have is delivery. Delivery का क्या मतलब होता है? Delivery means it's the transfer of possession, ठीक है. तो delivery क्या है? It means voluntary transfer of possession from one person to another. जब एक पर्सन
किसी दूसरे पर्सन को अपनी मर्जी से वॉलंटरली ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? पोजेशन। यहाँ पे ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी मर्जी से पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। अभी ओनरशिप की क्यों नहीं, देखो देखो, अभी ओनरशिप क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ हम पोजेशन की बात कर रहे हैं डिलीवरी में। देखो जब कोरियर आता है हमें कोई घर पे, ठीक है, तो दैट कोरियर बॉय वो क्या करता है, हमें डिलीवरी करता है कोरियर की, ठीक है। तो नो दैट पर्सन इज ट्रांसफरिंग द पोजेशन, ठीक है। वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, जो कोरियर बॉय होता है उसकी ओनरशिप नहीं होती उन प्रोडक्ट्स की। ओनरशिप किसकी होती है? जो पर्सन रिसीव कर रहा है गुड्स को, उसकी हो सकती है, बट जरूरी नहीं हो उसकी भी हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या ट्रांसफर होती है? पोजेशन ट्रांसफर होती है डिलीवरी के टाइम। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बिकॉज दैट कोरियर बॉय हु इज डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू यू, इवन दैट पर्सन डोंट हैव ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर क्या होती है? पोजेशन ट्रांसफर होती है। डिलीवरी में ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। तो देयर इज वी हैव एग्जांपल ऑफ कोरियर बॉय, कि जब कोरियर बॉय आपके डोर स्टेप पे आता है, आपको डिलीवरी देता है, तो वो डिलीवरी किसकी होती है? पोजेशन की होती है। जो भी प्रोडक्ट के पास होते हैं वो आपको पकड़ा के जाता है, ठीक है। तो डिलीवरी करता है वो किसकी डिलीवरी करता है? प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करता है, पोजेशन एंड वॉलंटरी पोजेशन करता है, पोजेशन जो है वो ट्रांसफर करता है। पर यहाँ पर कोरियर बॉय की ओनरशिप नहीं होती उन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो इसलिए डिलीवरी में जो है बेसिकली सिर्फ पोजेशन की बात होती है, ओनरशिप का से कोई लेना देना नहीं होता। तो डिलीवरी क्या है? व्हेन वन पर्सन वॉलंटरली ट्रांसफर पोजीशन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। अभी जो डिलीवरी है हमारी, हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरह से करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड वी हैव इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड वी हैव इज सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जब एक्चुअली एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिलीवरी करता है, एक्चुअली फिजिकली प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है, तो दैट इज आर एक्चुअल डिलीवरी। जब कोरियर बॉय आपके डोर स्टेप पे आया, उसने आपको प्रोडक्ट्स पकड़ाए, ठीक है, तो उसने क्या किया? वो फिजिकली प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ? एक्चुअल डिलीवरी। सपोज आपने एक मोबाइल फोन मंगाया, ठीक है, कोरियर बॉय आया, आपने उसने वो मोबाइल फोन आपको डिलीवर किया, तो पूरा का पूरा मोबाइल फोन फिजिकली आपको डिलीवर हुआ, तो दैट इज आर एक्चुअल डिलीवरी। जब प्रोडक्ट्स एक्चुअली फिजिकली डिलीवर किए जाते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, वॉलंटरी डिलीवर किए जाते हैं, तो वो हमारी एक्चुअल डिलीवरी होती है। सेकेंड वी हैव सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? सिंबॉलिक डिलीवरी में आप एक्चुअली फिजिकली प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करते हो, वहां पर सिर्फ एक सिंबल दर्शाया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सामने वाले बंदे को डिलीवर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे सपोज कोई कार, दूर शोरूम में कहीं पे कार लगी हुई है, अभी आप फिजिकली उस प्रोडक्ट को वहां पर डिलीवर नहीं कर सकते हो, बट सपोज यू आर हैंडिंग ओवर द कीज टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो वहां पर जब आप कीज उसको दे रहे हो सामने वाले बंदे को, तो वहां पर आप एक सिंबॉलिक डिलीवरी कर रहे हो कि अभी जो वो कार है उसकी पोजीशन मैंने सामने वाले बंदे को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अभी एक पूरा का पूरा सपोज एक घर है, ठीक है, या सपोज वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वेयर हाउस में बहुत सारे गुड्स पड़े हैं, अभी वहां पर भी आप उन वेयर हाउस के गुड्स की सपोज आप नहीं उस टाइम पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर यू आर हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ द वेयर हाउस टू द अदर पर्सन, इवन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। तो सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? एक्चुअली प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं किया जाता है, बल्कि एक सिंबल, एक मतलब किसी तरह से दर्शाया जाता है कि जो डिलीवरी है प्रोडक्ट्स की वो सामने वाले बंदे को हो चुकी है। Am I clear? Now next we have is constructive delivery. Now constructive delivery is very interesting type of delivery. इस delivery में क्या होता है? इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली जो है वो कहीं पे भी डिलीवर नहीं होते। उनकी जो कस्टडी है वो पहले जिस बंदे के पास कस्टडी थी, बाद में भी उसी बंदे के पास उसकी कस्टडी होती है। तो यहाँ पर कस्टडी में एक्चुअल पोजीशन में चेंज नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि जो थर्ड पर्सन है वो जब प्रोडक्ट्स होल्ड कर रहा है, तो वो किसी दूसरे के बंदे के बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को होल्ड कर रहा था, एंड आफ्टर डिलीवरी वो किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कि वेयर हाउस में जो है वो प्रोडक्ट्स पड़े थे, ठीक है। ए के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़े थे एंड ई वाज होल्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है। तो ए किसके बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा था? बी के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा था। नाउ बी ने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी जो थी वो सी को कर दी, ठीक है। नाउ
अभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ए के वेयर हाउस में पड़े हैं, तो बी जो है वो एक्चुअली गुड्स की डिलीवरी सी को नहीं कर सकता, बट नाउ वो बी को क्या कहेगा कि पहले तुम जो प्रोडक्ट्स थे वो मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहे थे, अभी तुम ये जो गुड्स हैं वो सी के बिहाफ पे होल्ड करो। तो नाउ ए इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई, यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, यहाँ पर सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई एक्चुअल डिलीवरी, नहीं हुई बिकॉज द गुड्स वर नॉट इन पोजिशन ऑफ बी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि गुड्स जो थे वो बी के पोजीशन में थे ही नहीं, गुड्स जो थे वो किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में थे। तो जो थर्ड पार्टी थी पहले किसी और के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करी थी, एंड आफ्टर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दैट थर्ड पार्टी इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर प्रोडक्ट्स किसी, अगर गुड्स सपोज किसी थर्ड पर्सन के पास पड़े हुए हैं एंड दैट पर्सन वाज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बी। ठीक है, अभी बी की रिक्वेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि उसने वो गुड्स है उसे सी के पोजीशन में देने हैं, तो अभी बी की रिक्वेस्ट पे अगर गुड्स ए जो है वो सी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है तो वो हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टडी है वो चेंज नहीं होती है, एक्चुअल पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। पहले भी गुड्स ए की पोजीशन में थे, अभी भी गुड्स ए की पोजीशन पे है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो बी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था एंड नाउ दैट पर्सन इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ सी। तो फर्क सिर्फ ये आता है कि जिसके बिहाफ पे वो पहले होल्ड कर रहा था अभी वो किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। लेकिन कस्टडी जो थी वो गुड्स की पहले भी ए के पास थी, अभी भी ए के पास है, पोजेशन जो थी वो पहले भी ए के पास थे, अभी भी ए के पास ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो डिलीवरी जो है वो क्लियर हो गई। सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, अब एक डिलीवरेबल स्टेट क्या होती है? When goods are said to be in deliverable state when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. इजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो डिलीवरेबल स्टेट तब होती है जब देयर इज नो एक्शन नीडेड ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। ठीक है, जब सेलर को अभी उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, बायर आके उस गुड्स को इट इज उठा के लेके जा सकता है, देन दैट मीन्स दैट दैट प्रोडक्ट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। मतलब कि जो सेलर है उसने उस प्रोडक्ट को अगर वे करने की जरूरत है तो उसको वे करके, अगर मेजर करने की जरूरत है तो मेजर करके, या फिर अगर सपोज उसने कोई फर्नीचर लिया है तो उसको पॉलिश करने की जरूरत है तो सेलर ने उसको पॉलिश वॉलिश करके, मतलब पैक पैक करके सब रखा हुआ है, बस बायर आएगा उस प्रोडक्ट को उठाएगा और ले जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। अभी सपोज आप एक दुकान पे गए, आपको वहां पे फर्नीचर पसंद आए, लेकिन अभी उस फर्नीचर को ना पॉलिश करने की जरूरत है, तो सेलर ने कहा कि भाई अभी तो उसको पॉलिश करना है, तो आप पॉलिश करने के बाद उसको लेके जा सकते हो। तो ना दैट प्रोडक्ट इज नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, अब आफ्टर पॉलिशिंग वॉलिशिंग सेलर ने बिल्कुल पैक पैक करके रख दिया। ठीक है, तो अभी वो प्रोडक्ट डिलीवरेबल स्टेट पे है। तो डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है, जब वो प्रोडक्ट इस तरह से, मतलब है कि जो इस स्टेट में है कि बायर आएगा एंड उसकी डिलीवरी ले जाएगा, देन दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, तो अगर उस पे कुछ काम वाम करने की जरूरत है तो सेलर पे वो काम वाम करेगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। अभी आपको ये पेन पसंद आया, ठीक है, तो अभी जो पेन है दैट पेन, दैट ये पेन जो है वो तैयार है, अभी इसमें क्या करेगा सेलर। ठीक है, तो नाउ दिस पेन इज इन डिलीवरेबल स्टेट, बट जैसे कि फर्नीचर की एग्जांपल दी, उसे भी पॉलिश करना था, तो वो प्रोडक्ट, उस वो गुड जो थी वो उस टाइम पे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो कि जो ए था उसने बी को 100 बैग्स ऑफ शुगर भेजे। ठीक है, अभी ए ने बी को कितने 100 बैग्स ऑफ शुगर भेजे। फिर ए ने कहा कि मुझे इसको वे करना है एंड आफ्टर वेइंग एंड पैकिंग इट ये डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो अभी ए जब तक उन प्रोडक्ट्स को वे नहीं, सॉरी उस शुगर को वे नहीं कर लेता, उसको पैक नहीं कर देता, तब तक जो बी है वो उसकी डिलीवरी नहीं लेके जाएगा। ठीक है ना, तो जब ए ने इन बैग्स को वे कर दिया, ठीक है, पैक कर दिया, उसके बाद ये जो बैग्स ऑफ शुगर हैं ये डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे। इज इट क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिससे एक बंदा अपना कंट्रोल या फिर उस गुड्स के ऊपर अपनी पोजीशन को प्रूव कर सकता है। ठीक है, प्लस ये डॉक्यूमेंट जो है
ये उस बंदे को, उस पर्सन को एक अथॉरिटी देता है दैट ही कैन ट्रांसफर द पोजीशन और ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो नाउ थ्रू एंडोर्समेंट और डिलीवरी, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट वन वी हैव अभी ये जो सारी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स में आएंगे, अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो, ठीक है, कॉज वेयर एक्ट आप सबके सामने होगा, तो अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, that document of title to goods includes a bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate, wharfinger certificate, railway receipt, multi-modal transfer document, warrant or order for the delivery of goods, any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of document to receive or transfer goods thereby represented, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट एज इन पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स के लिए एविडेंस का काम करे या फिर उस बंदे को अथॉरिटी दे कि वो उस डॉक्यूमेंट से गुड्स को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है, पोजेशन ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, या गुड रिसीव कर सकता है, वो सारे क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल ऑफ लीडिंग एंड ऑल, ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स में आते हैं। नाउ एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बिल ऑफ लीडिंग, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वी हैव इज बिल ऑफ लीडिंग। नाउ बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली क्या होता है, शिपिंग कंपनीज होती हैं, वो बिल ऑफ लीडिंग जो है वो इशू करती है। सेकेंडली वी हैव डॉक वारंट। डॉक क्या होता है, बेसिकली पोर्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो डॉक वारंट इशू करती है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, अभी वेयर हाउस के जो पर्सन होते हैं वो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट इशू करती है। वॉर्पिंग सर्टिफिकेट कौन सा होता है, देखो जो रिवर्स पे बेसिकली बैंक ऑफ रिवर पे जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो वॉर्पिंग सर्टिफिकेट इशू करती है। रेलवे से बाय रेलवेज जो इशू किया जाता है वो रेलवे में आएगा। वारंट फॉर ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, अभी कोई नॉर्मल पर्सन अगर कोई इशू करता है डॉक्यूमेंट सो दैट किसी तीसरे बंदे को डिलीवरी या फिर ऑर्डर वगैरह दिया जा सके, तो वो वारंट ऑर्डर इशू करता है, या फिर कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट दैट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स ये हमारा सिंपल सा है। नेक्स्ट वी हैव इज फॉल्ट। नाउ फॉल्ट इज आल्सो वेरी सिंपल डेफिनेशन। फॉल्ट मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी डिफॉल्ट, दैट इज फॉल्ट। फॉल्ट कहाँ पे दिया गया है, हमें अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर फॉल्ट दिया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज ऑफ गुड्स, दैट इज 2 क्लॉज 7, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भैया 2 क्लॉज 6 की डेफिनेशन मुझे कुछ तो हमें कहा ही नहीं, तो वो हम गुड्स के अंदर ही गए, ठीक है। नाउ गुड्स की डेफिनेशन जो है वो इस एक्ट की, मतलब ये जितनी भी हमने डेफिनेशन की उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एंड गुड्स की डेफिनेशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए। दो रीजंस है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है एंड सेकेंडली बाकी ये एक्ट के लिए बिकॉज इट्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो यू शुड बी क्लियर कि गुड्स में बेसिकली कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी एक्सक्लूड की जाती है, ठीक है। तो अभी एक बार प्लेन रीडिंग करते हैं गुड्स की डेफिनेशन की। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and other things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale under contract of sale, ठीक है। दिस इज द प्लेन रीडिंग। अभी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके बताते, देखो कोई भी सेक्शन पढ़नी हो, कोई भी डेफिनेशन पढ़नी हो, सबसे इजी तरीका पढ़ने का होता है सेक्शंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ना, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करके बेस्ट तरीके से पढ़ा जाता है और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आती है डेफिनेशन या फिर सेक्शन की, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन को भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जब हमने ये एक्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स टाइटल समझाया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर बात करें तो गुड्स की जो जनरल डेफिनेशन होती है, अगर जनरली गुड्स का मतलब समझे तो मतलब जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स की डेफिनेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले की थी। तो फर्स्ट लाइन इस डेफिनेशन की हमें क्या कहती है, दैट गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपकी नोटबुक, आपका पेन, ये सारी की सारी चीजें किस पे आएंगी, ये सारी की सारी चीजें गुड्स है, ठीक है। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी क्या होती है, गुड्स होती है, ठीक है। नाउ ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें बेसिकली मोटा मोटा कौन सी चीजें हम गुड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे और कौन सी एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करेंगे, वो इस डेफिनेशन में दोनों ही बताई हुई है, ठीक है। तो अभी गुड्स में इंक्लूड क्या किया जाएगा, सॉरी देखो अभी ये हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी।
नाउ यहाँ पे सॉरी कॉमा है एक, ठीक है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, तो एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो गुड्स एक्सप्रेसली एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। नाउ एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो हमारे डेट्स की तरह होते हैं, हम खरीद या बेच नहीं सकते हैं एज अ गुड्स, ठीक है, और ये इस पे सिर्फ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया जाता है अंडर द गुड्स, ठीक है। एंड मनी, मनी को भी एक्सक्लूड किया जाता है, मनी का भी सेम है। देखो एक मनी क्या होती है? प्राइस कंसिडरेशन होती है, अब उसको आप गुड्स की तरह खरीद नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, इसलिए एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी दोनों को ही एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। नाउ गुड्स क्या कह रहे हैं? गुड्स की पहली लाइन क्या कह रही है? गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इट इज वेरी क्लियर कि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। तो तीन चीजें हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, तो ये तीनों की तीनों चीजें गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती, ठीक है। नाउ एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शिप्स, तो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टॉक्स एंड शेयर्स। अब स्टॉक्स एंड शेयर्स क्या होते हैं? देखो शेयर मार्केट में आप शेयर्स को और स्टॉक को एज ए गुड सेल एंड परचेज कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की तरह आप इसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इसलिए ये डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है गुड्स की। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग क्रॉप्स। अच्छा, नाउ ग्रोइंग क्रॉप्स की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यू विल आस्क ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्रॉप्स क्या होती है? फसलें, वो उग रही हैं, अभी वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप उसको मूव नहीं कर सकते हो वन प्रॉपर्टी। ये पेन है, इसे मैं मूव कर सकती हूँ, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो क्या है? वो ऑफकोर्स लैंड के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसे आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हो, देन इवन देन इट इज इंक्लूडिंग इन गुड्स, तो व्हाई इज इट सो? तो देखो गुड्स क्या होता है ना, देखो ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती है ना, वो क्या होती है? वो फसलें होती है, ठीक है, आप उनको क्यों उगाते हैं? क्यों कल्टीवेट किया जाता है उन्हें? सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे नहीं किया जाता ना, पर्पस क्या होता है कि जब वो ग्रो हो जाएंगी तो हम उसको हार्वेस्ट करके उसको क्रॉप करके जो है वो वहां से जो भी हमारे फ्रूट्स है वो डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रोइंग क्रॉप्स का जो हमारा पर्पस होता है वो कभी भी लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट नहीं होता। ग्रोइंग क्रॉप्स का पर्पस ही यही होता है, जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो हमारा यही पर्पस होता है कि जब वो ग्रो हो जाएंगी तो उसको काट के जो भी उससे वीट वगैरह आएगी वो हम यू नो सेल कर देंगे नो, ठीक है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स का हमारा पर्पस ही कभी नहीं था उसको लॉन्ग टर्म एंजॉय करना, इसलिए ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो मूल प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट वी हैव ग्रास। ग्रास का भी सेम ही है कि ग्रास भी जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है, तो ग्रास का भी सेम है कि उसका भी लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट हमारा नहीं होता, दैट्स व्हाई that includes in moving property. Next we have is things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale. तो कोई भी ऐसी चीज है जो लैंड के साथ अटैच है और दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेल अगर उसे सर्वर कर दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है, तो वो मूविंग प्रॉपर्टी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंखा है, ठीक है, सीलिंग फैन, अभी वो लैंड के साथ अटैच है, ठीक है, वो छत के ऊपर आपका अटैच है अच्छी तरीके से, लेकिन जब आप उसको उतार के नीचे रख दोगे तो देन दैट इज आर मूविंग प्रॉपर्टी, राइट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो लैंड के साथ अटैच है लेकिन अगर हम उसे अलग कर सकते हैं और उसे अलग करके अगर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देन दैट इज मूविंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी जैसे घर है आपका, ठीक है, तो वहां पे दरवाजे लगे हैं, विंडोज लगी हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप जनरली दरवाजे को उठा के इधर से इधर नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर आप उसको अलग कर दोगे, ठीक है, तो वो दे आर एज गुड एज आर मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो लैंड के साथ अटैच है और विच आर अग्रीड टू बी सर्वड बिफोर सेल, वो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। तो गुड्स में हमारे डेफिनेशन में दिया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो गुड्स हमारी जो है गुड्स की डेफिनेशन है वो क्लियरली बता रही है कि कौन सी चीजें हैं जो गुड्स के अंदर इंक्लूड कर रही हैं, कौन सी चीजें जो एक्सक्लूड कर रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम ऑफ देम वी हैव आर, अच्छा अभी इस चार्ट को करने से पहले हम कुछ केसेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस वी हैव इज द कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है
वो भले ही टेंजिबल नहीं, भले ही हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट स्टिल उसे गुड्स की तरह ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है ना? गुड्स की तरह हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई उसे हम गुड्स में क्यों इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है वाज द केस ऑफ जबलपुर केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ईएसपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे फंडा लगाया था, वो ही यहाँ पर लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक टीवी सिग्नल्स जो हैं वो भी एनर्जी के फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? उन्हें भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वो जो चीजें हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी एज दे आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। नेक्स्ट there was a case of H. Anraj versus गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जो लॉटरी टिकट्स है ना वो भी गुड्स हैं, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है, इसलिए वो भी गुड्स में आएंगी। नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज हेल्ड की थी कि जो लॉटरी टिकट्स हैं वो गुड्स में आएंगी, बट अगर आप लॉटरी जीत जाते हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मनी प्राइस जो होता है वो क्लेम करोगे। नाउ दैट विल नॉट इंक्लूड गुड्स, वो एक्शनेबल क्लेम्स में जाएगा, सिर्फ लॉटरी टिकट्स एज अ गुड्स मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप उसे जीतते हो तो जो उसका प्राइज मनी है वो एक्चुअली क्लेम में इंक्लूड होगा, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस थीरू मुरुगन प्रोस। इसमें ये चीज ऐड की गई थी कि जो इनकम्प्लीट फिल्म है वो भी गुड में आएगी। एंड देयर वाज अ केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्रीमती नीला अशोक नायक। यहाँ पर ये चीज ऐड की गई थी कि जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स है वो भी गुड्स ही मानी जाएंगी। नेक्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंपालाल किशन लाल। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि जो चीजें अटैच है लैंड के साथ, ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सेल से पहले अलग कर दी जाती हैं तो दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? अभी हमारा वो जो चार्ट था इस पे आते हैं, ठीक है? तो नाउ गुड्स इंक्लूड्स moving property, stock and shares, growing crops, growing grass, things attached or forming part of land agreed to be served before contract of sale। तो ये 5 चीजें तो जो है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 7 एक्सप्रेसली कह रहे हैं कि ये 5 चीजें जो है वो गुड्स में इंक्लूड हो रही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ स्टैंडिंग टिपर। अच्छा, अब स्टैंडिंग टिम्बर की बात करें तो स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? जो बेसिकली ट्रीज होती हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है कि वहां से हम वुड डिराइव कर सके, लकड़ी ले सके, तो वो जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर में आती है, ठीक है? तो अभी उनका भी सेम लॉजिक है जो हमने ग्रोइंग क्रॉप्स में लगाया था कि स्टैंडिंग टिम्बर को लगाने का हमारा पर्पस होता है वुड डिराइव करना, ठीक है? लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट करना स्टैंडिंग टिम्बर लगाने का हमारा पर्पस नहीं होता, दैट्स व्हाई वो भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो ये जैसे एप्पल ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, उनको लगाने का हमारा पर्पस होता है लॉन्ग टर्म इंजॉयमेंट, इसलिए जो एप्पल ट्रीज है, मैंगो ट्रीज है, वो सारी ट्रीज जो है वो गुड्स वो इन प्रॉपर्टी में आती है। वेयर स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, जहाँ से हमें वुड डिराइव करनी होती है, हमारा पर्पस होता है ये बड़ा हो जाएगा, हम यहाँ से लकड़ी काटेंगे, ठीक है ना? वो जो है वो गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये सारी चीजें जो है हमने अभी केस करी है, ठीक है? तो आप वहां से देख सकते हो। द नेक्स्ट गुड्स एक्सक्लूड। नेक्स्ट लास्ट वी हैव डिबेंचर आफ्टर अलॉटमेंट। तो देखो अगर डिबेंचर आफ्टर अलॉटमेंट है दैट विल इंक्लूडेड गुड्स। नेक्स्ट गुड्स एक्सक्यूज में आ गया इमूव प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी। ये 3 चीजें जो है ये हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 7 जो है वो एक्सप्रेसली कहता है दैट वी विल इंक्लूड एक्सक्लूड्स इट फ्रॉम गुड्स। नाउ राइट टू क्लेम प्राइस, ये मैंने क्लियर कर दिया था पहले कि लॉटरी टिकट्स जो थे वो गुड्स में आती है, बट अगर आप जीत जाते हो, ठीक है, वो प्राइस क्लेम करना है आपको, तो वो गुड्स में नहीं आएगी। नेक्स्ट सर्विसेज भी ऑफ कोर्स गुड्स में नहीं आएंगी एंड डिबेंचर नो इट इज नॉट, इट इज बिफोर, ठीक है? तो डिबेंचर बिफोर अलॉटमेंट जो है वो गुड्स एक्सक्लूड किया जाता है एंड आफ्टर अलॉटमेंट जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर क्लियर विद आवर गुड्स डेफिनेशन। नाउ क्लासिफिकेशन। अभी गुड्स जो है बेसिकली 3 तरह की होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। तो गुड्स जो है वो जैसे सेट की 3 तरह की होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी आगे थ्री में क्लासिफाई किया जाता है, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स, ठीक है? तो देखो जब सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स देखते हैं, तो जो भी गुड्स होती हैं विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। इट इज गेन क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, राइट? नाउ फर्स्ट वी हैव अ स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर स्पेसिफिक गुड्स। तो कोई भी गुड्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड अग्री अपॉन किए गए हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
वो हमारे स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक दुकान पे गए, ठीक है, वहां पर बहुत सारे टीवी लगे हैं, उस आपने कहा कि ये वाली पर्टिकुलर जो टीवी है आई एम गोइंग टू बाय इट, तो नाउ इट इज अ स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, जब आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गुड्स को कहते हो दैट यू आर गोइंग टू बाय इट, देन दैट इज आर स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेल ऑफ अ स्पेसिफिक टीवी, वॉच, रेडियो, ठीक है ना, तो दैट इज आर स्पेसिफिक गुड्स। शॉप एंड वहां पे पड़ी है, ठीक है, एंड यू आर सेइंग दैट आई विल बाय दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेन, देन दैट इज आर स्पेसिफिक गुड्स। So now next we have is uncertain goods. Now uncertain goods and a certain goods, ठीक है, uncertain goods and a certain goods को हम एक साथ करेंगे. Now uncertain goods क्या होता है, goods which are not identified and appropriated to the contract of sale at the time of sale, that is called uncertain goods. ठीक है, for example, आप एक दुकान पे गए, वहां पर 100 पेन्स पड़े एंड यू सेड कि मुझे कोई भी एक पेन उन 100 पेन्स में से दे दो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे अनसर्टेन गुड्स हो गया। नाउ यू डोंट नो कि इन 100 पेन में से कौन सा एक पेन आपका होगा, ठीक है, तो वो हमारे अनसर्टेन गुड्स हो गए। अभी असर्टेन गुड्स क्या होते हैं, आपने क्या कहा, एनी पेन आउट ऑफ 100 पेन्स, तो जब सेलर ने उन 100 पेन में से कोई एक पेन उठाया, ठीक है, तो नाउ दैट पेन उसको आपके लिए पैक किया या व्हाटएवर जो भी करना था किया, ठीक है, तो वो हमारा एक पेन क्या हो गया, असर्टन हो गया। तो जब 100 पेन्स में से उसने एक पेन को लिया, ठीक है, और असर्टन किया कि ये जो पेन है ये हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करेगा, तो देन दैट इज आर असर्टन प्रोडक्ट्स, सॉरी असर्टन गुड्स। तो जब अनअसर्टन क्या होता है, जब आपने कहा कि कोई भी एक पेन चाहिए आउट ऑफ 100 पेन्स, दैट इज आर अनअसर्टन गुड्स, एंड व्हेन सेलर ने उन पेन्स में से एक पेन चूज किया टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, असर्टन गुड्स, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल्स है, एक और एग्जांपल है, ठीक है, सपोज ए ने क्या कहा कि 1000 बैग्स ऑफ व्हीट जो है वो पड़े हुए, ठीक है, अभी मुझे इन 1000 बैग्स में से कोई भी 100 बैग्स आप दे दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अनअसर्टेन गुड्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अनअसर्टेन गुड्स हो गए। नाउ बी द सेलर, ठीक है, उसने क्या किया, इन 1000 बैग्स में से कोई भी 100 बैग्स जो थे उनको उठाया और उनको असर्टन कर दिया, ठीक है, असर्टन कर दिया, अलग से मैजिक पैक करके रखी है कि ये जो 100 बैग है ये मेरा जो एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, तो ना ये जो 100 बैग्स है ये हमारे असर्टन गुड्स हो गए, ठीक है। नाउ वी हैव डन विद आवर एग्जिस्टिंग गुड्स। Now we're done with our existing goods, specific goods, certain goods and uncertain goods. Now next we have is future goods. Now future goods की definition जो है वो दी गई है हमारे section 2 clause 6 के अंदर, ठीक है। future goods क्या होते हैं, goods which are yet to be manufactured, yet to be produced or yet to be acquired by the seller after the making of contract of sale. अभी contract of sale हो गया, ठीक है, लेकिन goods अभी seller के पास है ही, इधर तो उसे produce करने हैं हमें या फिर manufacture करने हैं या फिर acquire करने हैं, तो then that is our future goods, ठीक है। अभी for example ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि जितने भी एप्पल्स नेक्स्ट ईयर तुम्हारे गार्डन में लगेंगे ना वो सारे के सारे मैं बाय कर लूंगा। यहाँ पर क्या किया, ए ने अग्री किया बी को, ठीक है, कि आई विल बाय ऑल द एप्पल्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन योर गार्डन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पर गुड्स उस टाइम पे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अभी गुड्स बी की पोजीशन में नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस होंगे उसके गार्डन में एप्पल्स, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर गुड्स हो गया, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 100 वॉचेस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो 100 वॉचेस मतलब मैन्युफैक्चर होंगी वो बाय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही तो अभी मैन्युफैक्चर हुई है वॉचेस, ना ही एप्पल्स हुए हैं, तो दीज एप्पल्स और दीज वॉचेस आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्यूचर गुड्स हो गए। अच्छा वन मोर थिंग, कि जो फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो कभी भी सेल नहीं होती, वो हमेशा अग्रीमेंट होते हैं, अग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है, बिकॉज अभी गुड्स है नहीं, ठीक है, तो वो हमेशा हमेशा फ्यूचर में ही होता है, तो वो कभी भी सेल नहीं होती, दे आर ऑलवेज अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, तो हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होती। तो अगर कल को जो बायर है वो मुकर जाए कि मैं तुम्हें तुमसे गुड्स नहीं ले रहा हूँ, तो ओनली द सेलर कैन क्लेम डैमेजेस, ठीक है, वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता बायर से, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है।
नेक्स्ट वी हैव इज कंटीजेंट गुड्स। नाउ कंटीजेंसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कंटीजेंसी होती है, ठीक है। कंटीजेंसी मीन्स दैट एनीथिंग दैट विच में हैपन और उसमें नॉट हैपन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स की तरह ही होता है। इसमें क्या होती है, जो एक्विजिशन होती है वो कंटीजेंट होती है, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन, तो इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर ये डिपेंड होती है, जो हो भी सकता है, जो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक कार जो है वो बेचूंगा, प्रोवाइडेड अगर मैं वो कार सी से खरीद पाया। तो यहाँ पर ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कंटीजेंसी पे कर रहा है कि क्या सी बी को कार बेचेगा। अगर सी बी को बेचेगा ओनली देन वी कैन सेल दैट कार टू ए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है दैट विल सी सेल हिज कार टू बी और नॉट, ठीक है। तो अभी फ्यूचर गुड्स जो होते हैं और कंटीजेंट गुड्स होते हैं, दोनों में ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दोनों में ही क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम, नाउ अभी एक इन दोनों में हम डिफरेंस कर लेते हैं। नाउ फ्यूचर गुड्स का देखें, तो गुड्स दैट आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, येट टू बी प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे फ्यूचर गुड्स होते हैं। एंड कंटीजेंट क्या होता है, जिसकी एक्विजिशन जो है वो डिपेंड करती है अपॉन कंटीजेंसी व्हिच मे नॉट हैपन और मे हैपन, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करें तो फ्यूचर गुड्स जो होते हैं वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है, वो होगा ही होगा। फिर एज कंटीजेंट गुड्स हैं, they are dependent on occurrence of an uncertain event. So future goods do not include contingent goods, but contingent goods do include future goods. They are wider in scope. ठीक है। Effect of contract कि इसमें फ्यूचर गुड्स में गुड्स आ जाएंगे तो अग्रीमेंट टू सेल में जो पर्सन है दैट कैन इमीडिएटली ट्रांसफर हिज पोजीशन और हिज ओनरशिप, वेयर कंटीजेंसी में तो वही है कि कंटीजेंसी पे डिपेंड कर रहा है, हो सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक। The next definition we have is mercantile agent. Now next we have is price. Now price means the money consideration for sale of goods. ठीक है। तो अभी प्राइस क्या होता है, मनी कंसिडरेशन। अब आप एक शॉप पे गए, आपने वहां पे 50 रुपए का पेन लिया, तो नाउ दैट 50 रुपीज इज द प्राइस, इज द मनी कंसिडरेशन फॉर अ पेन, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी आती है, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली ओनरशिप जो होती है वो हमारी जनरल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी मीन्स इंटरेस्ट, ठीक है। अभी इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, अगर एक पर्सन है उसने लोन पे प्रोडक्ट्स लिए हैं, लोन पे दिया है गुड्स, ठीक है, तो उसके अभी यहाँ पे अभी जिससे उसने लोन लिया है उसकी उन गुड्स पे एक इंटरेस्ट है, ठीक है, एक ओनरशिप है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्वालिटी ऑफ गुड्स, इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स में आता है उस गुड्स के क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, वो क्वालिटी ऑफ गुड में आता है। नाउ सेलर में डेफिनेशन कर दी। नाउ लास्ट सेक्शन वी हैव टू क्लॉज 15 के अंदर दी गई है, expression used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act have the meaning assigned to them in that act. तो कोई भी ऐसे expressions जो जो इस एक्ट में यूज किए गए, कोई भी वर्ड्स जिस एक्ट में यूज किए गए हैं उसको इस एक्ट में अगर डिफाइन नहीं किया गया है एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है तो हमारी क्या होगी, वही डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर भी ली जाएगी, ठीक है। जैसे बेलर, सपोज यहाँ पे कभी बेलर आ जाए, बेली आ जाए, तो अभी उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है बट इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, तो दैट वुड बी द सेम, ठीक है। नाउ हम करेंगे हमारी लास्ट सेक्शन आज की, सेक्शन 3 which is application of provisions of Act 9 of 1872. Now what is our Act 9 of 1872? It's our Indian Contract Act, ठीक है। तो अभी उसकी एप्लीकेशन के बारे में इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिपील नहीं की गई, ठीक है, एंड वो प्रोविजंस इस एक्ट की एक्सप्रेस प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, देन दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि कोई भी प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अंडर के दी गई है और वो अभी तक अनरिपील्ड है, ठीक है, वो रिपील नहीं की गई एंड दैट प्रोविजंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वो प्रोविजंस जो हैं वो अभी भी एप्लीकेबल होंगी इस एक्ट पे। इज इट क्लियर? So now this was our section 2 and section 3. I hope अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask me in the comments and tomorrow we will do our chapter 2. We will start our chapter 2, that is formation of the contract. Uh,
दिस वाज आवर चैप्टर 1 दैट इज सेक्शन 1 to 3 ठीक है इसमें हमने कर लिया अभी तक हमारा चैप्टर कर लिया नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर 2 वी विल डू सम एमसीक्यूज for some multiple choice questions from that is from section 1 to section 3 so that उसमें आपको कुछ और चीजें भी अगर होंगी कुछ तो क्लियर हो जाएंगी so we will do that tomorrow till then do watch my videos, do subscribe my channel. Thank you guys.